अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ आज इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज सेनेटर फैसल वाउडा ने जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अतर मिनल्ला के सख्त रिमार्क सामने आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वाउडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का खुद नोटिस भी ले लिया है और उस पर कल समाअत का इम्कान है। इस हवाले से फैसल वाउडा से उनका मौक़िफ़ पूछेंगे, मगर इससे पहले आपको बताएं कि आज इमरान खान अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं और समाअत का हिस्सा बने हैं और उनकी तस्वीर भी वायरल हो गई है। आज नैब तरामीम केस में इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वीडियो लिंक के जरिए अडियाला जेल से पेश किया गया, मगर अदालत ने समाअत बराह रास्त नशर नहीं की। हालांकि नैब तरामीम केस की इंट्रा कोर्ट अपील की अब तक की समातें बराह रास्त नशर होती रही हैं। इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में दलाइल देने के लिए पेशी की इजाज़त दी गई थी, मगर आज उन्हें दलाइल देने का वक्त नहीं मिला, इसलिए अदालत ने अगली समाअत में इमरान खान को दोबारा वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन आज समाअत के दौरान इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक हो गई, जिसमें इमरान खान हल्के नीले रंग की शर्ट में नजर आ रहे हैं, जिस पर ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदही करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफवर्जी करते हुए ली गई है। इमरान खान की तस्वीर लीक होने के बाद अदालत ने समाअत के दौरान उनकी वीडियो का साइज कम कर दिया। सिर्फ यही नहीं, आज इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला समेत दीगर जजेस के अहम रिमार्क्स और मुकालमे सामने आए हैं। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, क्या वीडियो लिंक कायम हो गया है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी, वीडियो लिंक कायम है। इसके बाद हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने दलाइल शुरू किए, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान, आप ऊंची आवाज़ में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर इमरान खान भी सुन सकें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितनी समातें हुई, तो मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि कुल 53 समातें हुई थीं। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने सवाल पूछा कि 1999 में नैब का कानून बनाने में कितना वक्त लगा था, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने जवाब दिया कि मार्शल लॉ के फौरन बाद 1 माह के अंदर नैब का कानून बन गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को इक़्तिदार संभाला और दिसंबर में ऑर्डिनेंस आ चुका था। मुशर्रफ ने 2 माह से भी कम अरसे में पूरा ऑर्डिनेंस बना दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि यह तो बड़े ताज्जुब की बात है कि नैब तरामीम केस फिर 53 समातों तक चलाया गया। चंद तरामीम से मुताल्लिक केस सुनने में इतना ज़्यादा अरसा क्यों लगा? तो मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि केस काबिल समाअत होने की बहस में ही काफ़ी वक्त लगा। 2022 के फॉलोअप पर 2023 की तरामीम भी आई थी। अदालत ने फैसले में 2022 की तरामीम ही कलअदम करार दी। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आप टेक्निकल एतराज़ उठा रहे हैं, हम इन सवालात पर इमरान खान से जवाब लेंगे, वो ये नकात नोट कर लें। मखदूम अली खान ने मजीद कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म थे, कानून बदल सकते थे, मगर वो ऑर्डिनेंस ले आए। नैब तरामीम को मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। मिली भगत से यह मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया, तो इस पर अदालत ने मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। दौरान समाअत इमरान खान ने साथ मौजूद पुलिस एहलकारों को पास बुलाया और अपने चेहरे पर तेज रोशनी पड़ने की शिकायत की, तो पुलिस एहलकारों ने लाइट को एडजस्ट कर दिया। इस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि क्या चीफ जस्टिस किसी भी जज को बेंच से अलग कर सकता है, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि 7 रुकनी बेंच ने कहा कि 90 दिनों में इलेक्शन हो, मगर नहीं हुए, तो जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिमार्क दिए कि मेरी सरबराही में तो 3 रुकनी बेंच ने सिर्फ 12 दिन में इलेक्शन कराने का फैसला दिया। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत से कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आप अपनी निशिस्त पर जाकर बैठ जाएं। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि मखदूम साहिब, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर ज़रूरी है। कि आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं यहाँ, तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं है? क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? इसके बाद अदालत ने केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर भी इमरान खान को वीडियो लिंक की सहूलत फराहम की जाए। आइंदा तारीख का ऐलान बेंच की दस्तयाबी की सूरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अगले हफ्ते मुल्क में मौजूद नहीं हूँ। इस दौरान चीफ जस्टिस ने वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि क्या आप कहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इधर ही हूँ। जबकि इस मौके पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा रहे हैं।
तो जस्टिस अतर मिनल्ला के इस जुमले पर इमरान खान ने कहका लगाया और फिर वुकला की जानिब से भी कहे लगे। इमरान खान आज वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि पिछली समातों की तरह सुप्रीम कोर्ट आज की समात लाइव नशर करेगी, जिसका मतलब होता कि 5 अगस्त 2023 के बाद पहली दफा इमरान खान बराह रास्त बात करते नजर आते, मगर अदालत ने समात बराह रास्त नशर नहीं की। लेकिन इसके बावजूद उनकी तस्वीर लीक हो गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि केस की अगली समात जल्द होगी और जब इमरान खान का जज साहिबान से मुकालमा हो तो उसे बराह रास्त दिखाया जाए। लोग इतना डरते हैं इमरान खान साहब से कि कौम को महरूम रखा इमरान खान साहब को देखने से। जब आपने वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो क्या वजह थी कि इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम आपने नहीं दिखाई? हुकूमत किस चीज से डर रही है? अगली पेशी पे जब भी हो इमरान खान साहब की लाइव स्ट्रीम जो है, जब वो खुद बात करेंगे तो उनका जो मुकालमा होगा मोहतरम जज साहिबान के साथ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी हैं, बराए करम उसको लाइव स्ट्रीम कीजिए। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के हवाले से एक के बाद एक अहम पेशरफ सामने आ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल बाउडा की गुज़िश्ता रोज़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का भी खुद नोटिस ले लिया है, जिसमें उन्होंने इदारों पर मुदाखलत के इल्ज़ाम से मुताल्लिक कहा था कि पगड़ियाँ उछालने वालों की पगड़ियों को फुटबॉल बना लेंगे। केस की समात भी कल ही होगी और चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच मामलात की समात करेगा। सेनेटर फैसल बाउडा ने कहा था कि बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, अब इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे। हम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना। लेजिस्लेटिव सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे हुए? आपके लिए शराब हलाल है, हमारे लिए शराब हराम है। मिसाल है अतर मिनल्ला साहब को आपने जो रिकॉर्ड दिया था, कागज पे हमें देखना है। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूंगा। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है उसमें सियासतदान भी है, बंद करें। इनफ इज इनफ। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान ने कहा कि ना तो ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि ना तो इससे कोई जज मुतासिर होगा, ना ही हिरासा होगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सेनेटर फैसल बाउडा के खत का भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जवाब दे दिया है। सेनेटर फैसल बाउडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की तैनाती से पहले ग्रीन कार्ड होल्डर होने से मुताल्लिक रिकॉर्ड मांगा था और गुज़िश्ता रोज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखे हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है। जिसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार इस्टेब्लिशमेंट एजाज अहमद का रजिस्ट्रार की तरफ से लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया है। 14 मई को लिखे गए खत में कहा गया है कि मुझे हिदायत की गई है कि 30 अप्रैल को लिखे गए खत के हवाले से आपको आगाह करूं कि यह मामला इस अदालत के चीफ जस्टिस के सामने रखा गया, जिन्होंने मुझे ये बताने की हिदायत की है कि हाई कोर्ट जब वुकला से उन्हें बतौर जज तैनात करने पर गौर के लिए मालूमात लेती है तो उसमें पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत या मुस्तकिल रिहाइश से मुतालिक मालूमात शामिल नहीं होती हैं। आईन पाकिस्तान की रूह से ऐसी मुस्तकिल रिहाइश या शहरियत जज बनने के लिए कोई नाअहलियत नहीं बनती है। जज बनने के मुतवक्के उम्मीदवार की चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज से बातचीत या इंटरव्यू ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होती कि जिसका रिकॉर्ड रखा जाता हो और मिनट्स लिए जाते हों। जस्टिस बाबर सत्तार की बतौर जज तैनाती के वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला इस अदालत के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने इस अदालत के 6 जजेस के खत से मुतालिक अज खुद नोटिस की लाइव समात के दौरान यह बताया था कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड रखने का मामला जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास में जेर गौर आया था जिसमें उनकी तैनाती की सिफारिश की गई थी। यह अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं रखती है। आइन के आर्टिकल 19 का यहाँ हवाला देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आर्टिकल का हवाला तभी दिया जा सकता है कि जब कोई मखसूस मालूमात इदारों को दस्तियाब हों। इस पर सेनेटर फैसल बाउडा ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हाई कोर्ट का जवाब मुझे मिलने से पहले मीडिया को मिल गया। बहरहाल यह साबित हो गया कि जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से अपने ग्रीन कार्ड होल्डर होने का मामला रिपोर्ट करने का कोई सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं, जबकि प्रेस रिलीज में लिखा था
कि जज साहिब ने यह मामला उस वक्त के चीफ जस्टिस को रिपोर्ट किया था। याद रहे कि मैंने जज बनने की अहलियत पर तो सवाल उठाया ही नहीं था, मैंने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में दर्ज हकाइक की हक्कानियत पर सवाल पूछा था। क्या चीफ जस्टिस इस बात पर इंक्वायरी करेंगे कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने इंसाफ के आईनी इदारे की प्रेस रिलीज में ऐसी बात क्यों लिखी जिसका ना उन्हें इल्म है और ना ही उनके पास सबूत है। उन्होंने बगैर सबूत ये बात किसी के कहने पर या किसकी मुदाखलत पर लिखी, और इससे भी बढ़कर यह कि इस बात का सोर्स सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स हैं। क्या कोई वकील या आईनी माहिर सहाफ़ी बताएगा कि जज के रिमार्क्स की कोई आईनी, कानूनी या एविडेंशियरी वैल्यू होती है? मुकर्रर अर्ज है कि मसला ट्रुथफुल होने का है, जज की ओहदे की इब्तिदाई अहलियत का नहीं है। आला दरिया में मुबैना मुदाखलत और इसमें मुल्की इदारों के किरदार से मुताल्लिक गुज़िश्ता कुछ अरसे से एक बहस जारी है। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें वादे किया गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार की अहलिया और बच्चे पाकिस्तान और अमेरिका के शहरी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तकर्रुर से पहले ही जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसकी वजह से वो बगैर वीज़े के अमेरिका जा सकते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। फिर जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा गया खत सामने आ गया, जिसकी अटॉर्नी जनरल और वफाकी वुज़रा ने तरदीद की। और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की सबसे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सेनेटर फैसल बाउडा ने गुज़िश्ता रोज़ की थी, जिसके साथ ही नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा चौधरी ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इदारों पर इल्ज़ाम लगाने और दोहरी शहरियत से मुताल्लिक एक जैसी बातें दोहराई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर सिंध समेत तमाम रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में ही न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस की हैं, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तेहाद असद तारड़ इस हवाले से पहले ही बात कर चुके हैं। आप खत तो लिख देते हैं, मगर आप शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आपका सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है। हम बतौर पब्लिक रेप अपनी तमाम तर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करते हैं। खुदा ना खास्ता डुअल नेशनैलिटी है, परमानेंट रेजिडेंस है किसी मुल्क की, वो भी चीज डिक्लेयर करनी होती है। सवाल जात पर उठें या उठ रहे हों तो कुर्सी से उठ जाना चाहिए। जब इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा होता है। जिस किसी को दिल उठाए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है, जिसका दिल चाहता है वो अपनी ऊपर से उतार के एस्टेब्लिशमेंट पे, अफवाज पे डाल देता है। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? लेटर्स की बजाय नोटिस होने चाहिए थे। अगर जज साहिबान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है फिर वो इंसाफ भी नहीं कर सकते। तो अजीब ही बात है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रह सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। यह अजीब ही बात है भाई। आप वक्त के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं, आपके पास वो ताकत है, और आपको ये पाबंदी ही नहीं है आपके ऊपर कि आप किसी और मुल्क की शहरियत रख सकें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे कौन लोग हैं जो अदालतों और इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं? ड्यूल नेशनैलिटी पे हमारे लोगों को, मेरे सीनियर सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। रात को आप अपने फैसले सुना सकते हैं कि जब इदारे पे उंगली उठे तो तब भी आप ऐसा ही एक्शन लें। सारे रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबकी एक जैसी बातें, और जो नोटिस लिया है अदालत ने वो फैसल बाउडा के हवाले से लिया है। सेनेटर फैसल बाउडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाउडा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बाउडा साहब एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप पगड़ियाँ उछालने की बात कर रहे थे। आप आज खुद कहा जैसे अतर मिनल्लाह ने कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। अदालत ने सूमोटो ले लिया, अब आप तैयार हैं अदालत का सामना करने के लिए? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। मेरी वालदा नहीं रही इस दुनिया में, उनकी ऊपर से दुआएं हैं। अल्लाह का एहसान है मुझे कि मुझे एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब के सामने जाने का मौका मिल रहा है। मैं उनको जो मेरा मौक़िफ़ है वो भी बता सकूँगा, और शायद इतनी बड़ी बड़ी फ़ाइलें का कुछ हिस्सा, अरशद शरीफ का कत्ल केस और दीगर डिस्क्रिपेंसीज़ कि ये एक आपके लिए कॉफ़ी 200 रुपये की और यही कॉफ़ी मेरे लिए 600 रुपये की, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, शायद वो खुश हों कि एक पाकिस्तानी इतना आगे बढ़ा है। नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि जो जुर्रत कोई मुझे दिखाए मेरे नाम के साथ कि फैसल बाउडा किसी की प्रॉक्सी है, ख़ास तौर पे मैं आपकी वाली बात बाकी मीडिया से भी सुन रहा हूँ,
कोई जज ब्लेटेंटली मुझे इल्ज़ाम लगाएगा तो उसको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी इंटेग्रिटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत पे गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। नंबर 2। नंबर 3 ये कि अगर पीटीआई के रऊफ हसन साहब और दीगर रिकग्नाइज्ड फेसेस जस्टिस चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब और आमिर फारूक साहब को टाउट कह रहे हैं तो उन पे सो मोटो नोटिस नहीं है। अगर फैसल वावडा ने सवाल उठाया है जस्टिस बाबर सत्तार की तकरीर के अंदर और उसमें मैंने उनकी अहलियत को कोई क्वेश्चन नहीं किया, और जो मैंने क्वेश्चन किया वो वैसे ही निकला कि रिकॉर्ड नहीं था और इंप्रेशन ये दिया या उस तरीके से रिपोर्टेड लिखा गया, उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सवाल ये है कि सर मैंने जो कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उसकी एक एक बात, एक एक चीज के ऊपर मैं वैसे ही खड़ा हूं। अभी एज ऑफ नाउ, आज के दिन भी मैंने ये कहा कि मेरी पगड़ी को उछालेगा हमारी तो हम उसका फुटबॉल बना देंगे। बिल्कुल मैंने कहा, और मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूं, मेरा दिमाग भी ऐसा ही है। मगर मैं ऐसा ऐसी आदमी हूं। आप मुझे शाहजेब साहब, एक मिनट शाहजेब साहब, मुझे आप इज्जत देंगे मैं डबल इज्जत दूंगा, आप मुझे प्यार देंगे मैं डबल प्यार दूंगा, आप मुझे बदमाशी करेंगे मैं डबल बदमाशी करूंगा। मैं पैदा ऐसे हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं, जो मेरे दिल में है वो सामने है। मगर मसला ये है कि जो बाकियों का आप कह रहे हैं कि उनका कंटेम्प्ट नहीं किया, अब जाहिर उन्होंने भी तनकीद की है, अदालत की चॉइस है कि वो उस पर कंटेम्प्ट करती है नहीं करती है, मगर आपकी बात में सिर्फ तनकीद नहीं है, आपकी बात में धमकी भी है। तो ये कंटेम्प्ट का एक अगला लेवल है जिसको अदालत ने आज नोटिस लिया है। शाहजेब साहब देखिए मेरी बात सुने, अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आप एक एंकर हैं, आपकी अपनी इज्जत है। आप अगर मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर आप अभी मुझे गाली देंगे तो मैं ये नहीं सोचूंगा मैं टीवी बैठा हूं, मैं 2 गालियां आपको भी दे दूंगा, जवाब में गाली 2 दूंगा। अगर आपको मैंने जनरली कहा है, पब्लिकली पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए कहा है कि मेरी पगड़ी उछालेंगे तो मैं पगड़ियों का फुटबॉल बना दूंगा, तो मैं कायम हूं इस बात के ऊपर। मैंने तो किसी जज का नाम लेके कोई बात नहीं की। अगर जज हजरात ने कोई पगड़ी उछाली है तो वो पर्सनल इसको ले सकते हैं, मैंने तो नहीं कहा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि चले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने गवर्नर सिंह को नहीं बुलाया, तारार साहब को नहीं बुलाया, तलाल चौधरी को नहीं बुलाया, मुस्तफा कमाल साहब को नहीं बुलाया, लेकिन मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। मैं फिर भी खुश हूं। क्या अगर मैंने सवाल किया कि आप तकरीरी के अंदर आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स किधर है, जो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं मौजूद, मैं अहलियत के ऊपर सवाल नहीं कर रहा, तो मैंने कोई गुनाह कर दिया? अगर मैंने सस्ती रोटी के ऊपर कहा कि स्टे ऑर्डर हुआ है तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया? मैं करूंगा ये सवाल। 27 रुपए स्टे ऑर्डर से रुके रहेंगे, मैं सवाल करूंगा। 19A के तहत भी करूंगा, लेजिस्लेटर भी करूंगा। वैसे मगर जो एक सवाल है जो कि सवाल करने पे मुझे आप भुट्टो साहब की तरह फांसी देना चाहते हैं, वैसे मैं हाजिर हूं। मगर जब आप कहते हैं ना कि करूंगा, अगर आप कहेंगे अचानक मुझ पे प्रॉक्सी का मुझ पे ठप्पा लगाएंगे तो मैं आपसे शवाहिद मांगूंगा और आपको देने पड़ेंगे। जब आप प्रॉक्सी की बात कर रहे हैं, इल्जाम लगाएंगे तो आपको एविडेंस भी देने पड़ेंगे। जो कानून आपके लिए होगा वो कानून मेरे लिए होगा, वही कानून जज के लिए होगा, वही कानून जनरल के लिए होगा। मगर साहब इसमें मसला ये है, जब आप बात कर रहे हैं शवाहिद की, जब कहते हैं कि कानून बना लें, आप हैं सेनेटर, मुस्तफा कमाल MNA हैं, ओन चौधरी साहब हैं मेंबर नेशनल असेंबली, और तलाल चौधरी साहब हैं सेनेटर, इसके अलावा जो मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारर साहब, वो भी हैं नेशनल असेंबली के मेंबर। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी एक ही कानून होना चाहिए, भाई आप इदारों में बैठे हैं तो कानून बना लें, कानून बना लें कि जज के लिए भी हो रहा। अगर नहीं है जज के लिए कानून तो आप जज को तो नहीं तनकीद करेंगे ना, आप कानून बनाने वाले लोग हैं, जाके कानून बना लें। और जब आप प्रॉक्सी पर आपको इतराज हो रहा है, मुस्तफा कमाल साहब, ओन चौधरी साहब और फिर साथ में टिसोरी साहब और आप, जब एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी तो ये सवाल तो उठेगा ना, कौन करा रहा है ये? देखिए शाहजेब साहब, मैं अभी आपको इसी इंटरव्यू में कहूं कि आपको कोई मुखालिफ पैसे देके काम करे तो आप क्या करेंगे मेरे साथ? आप कानूनी कार्रवाई करेंगे, डिफामेशन का केस करेंगे। मैं चाहता हूं कि जज साहब, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब खुल के एक दफा जुर्रत के साथ बोलें कि फैसल वावडा किसी की प्रॉक्सी है, वहां से हम आपको वहां से शवाहिद के ऊपर शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी इंटेग्रिटी क्वेश्चन करेंगे, आप मेरी गैरत और सेल्फ रिस्पेक्ट पे धब्बा लगाएंगे अगर प्रॉक्सी कहकर, तो मैं सर बैकआउट होने वाला आदमी नहीं हूं सर, क्योंकि मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाए। अगर आप मुझसे सवाल करने के ऊपर, अभी आप कह रहे हैं मैं कानून बनाऊं, यहां तो सवाल करने के ऊपर मुझे कह दिया कि मैं पर्सनल धमकियां दे रहा हूं। अगर आपने मेरे साथ किया है, मेरी पगड़ी उछाली है, तो मैं डबल उछालूंगा। अब अगर आपने नहीं उछाली तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अपनी एक एक बात पर कायम हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो जब समाअत होगी, आपसे सवालात होंगे, तो उस वक्त भी कायम रहेंगे या माफी मांगेंगे अदालत के सामने जाके? फिर शाहजेब साहब देखिए,
मुझे अगर गलती पे किसी कमजोर, किसी चपरासी से ही माफी मांगनी पड़ेगी, मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। आप याद रखें कि फौजी बूट रखने पे मुझे पूरे पाकिस्तान के सबसे तगड़े लोगों का प्रेशर था, इंक्लूडिंग इमरान खान का। मैंने कहा था नहीं माफी मांगूंगा, इसलिए नहीं कहा था कि मैं कोई तोप तुरब खान चीज हूं। मैंने इसलिए कहा था कि मैंने कभी भी फौज के ऊपर अटैक नहीं किया था। ये जो आपने बात की है, मुझे अटैक समझ रहा था तो मैं सही था तो मैंने नहीं माफी मांगी। इस बात की तफसीलात तो बता दें। आई नेवर टारगेटेड द आर्मी। ये बड़ी मिस्ट्री है, ये बड़ी मिस्ट्री है। आपने एक वाकये की जिक्र कर दिया, मैं इस वाले टॉपिक पे आ रहा हूं। ये बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि उस वक्त ख्याल ये हुआ था कि बड़े इख्तलाफात हो गए थे। इमरान खान साहब ने आपको मना किया था कि माफी ना मांगना, ये जो बूट रखा है। आप ये कह रहे इमरान खान ने भी कहा था माफी मांगो, आपने नहीं मांगी, क्या हुआ था ये? जी सर मुझे अपनी वालदा की कसम है, कहना तो नहीं चाहिए, कसम लेनी चाहिए टीवी के ऊपर, लेकिन मुझे इमरान खान साहब और पूरे इदारे के तगड़ों ने प्रेशर कुकर में डाल दिया था। मैंने कहा था नहीं मांगूंगा माफी। इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने फौज के ऊपर किया ही नहीं था अटैक। अगर उनको लगा है अटैक तो गलती है, आप मेरे बॉस से मुझे निकाल दे, माफी नहीं मांगूंगा, मैं ठीक था। अगर मुझसे गलती हुई होती मैं हाथ जोड़ के फौज क्या, जजेस क्या, मैं चपरासी से भी माफी मांग लूंगा। मैं शर्म नहीं और इदारे के बड़े आप कह रहे जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, इमरान खान, इन तीनों ने आपसे कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी। जी सर पैमरा में जाके देखे मेरे लिए क्या लिखा गया था, प्लीज देखे। प्रेशर कुकर में था, खड़ा रहा मैं अपनी चीज के ऊपर। अल्लाह पे मेरा तकिया है, बंदों पे नहीं है। सर कटवा दूंगा अगर गलत नहीं होगा, मगर हुआ तो माफी मांग लूंगा। मगर आप कह रहे हैं आप अदालत में पेश होंगे, तो आपने एक और बात कही थी हमारे पिछले प्रोग्राम में। बात सुनिए, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा कि 2 जजेस थे जो इमरान खान साहब से 25 मई 2022 के लॉन्ग मार्च के वक्त राब्ते में थे कंटेनर पर। एक जज आपने कहा रिटायर हो गए हैं, एक आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा नाम बता दें, आपने कहा अदालत बुलाएगी तो बताऊंगा, चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो बताऊंगा। अब बुला लिया आपको, बताएंगे जाके नाम? सर जब मैंने कहा ना, मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह से मैं शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने का। मैं अरशद शरीफ का कत्ल, अरशद शरीफ का धरने के बाद डोजियर्स के बाद आपके लिए 600 रुपए और मेरे लिए 600 रुपए की कॉफी और बाकियों के लिए 200 रुपए की कॉफी, डिस्क्रिपेंसीज, डॉक्यूमेंटेशन, मिसलीडिंग, हकाइक, स्पिन करना, गुमराह करना, ये सब अदालत में आएंगे। सर अल्लाह का एहसान है, रब्बिल करीम का एहसान है मुझ पर। मगर बड़ा साहब आपको पता है ना कि जो बेंच बना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब खुद नहीं है बेंच में, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, और आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि आपको बहुत सख्त सवालात का सामना करना पड़ेगा। आपसे बहुत सारी बातों की एविडेंस मांगी जाएगी, बहुत सारे दावों के सबूत मांगे जाएंगे जो आपको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको बहुत रेड कार्पेट वेलकम मिलने वाला है जिसमें आप इतनी बड़ी तकरीर करेंगे, ये होने वाला नहीं है। शाहजेब साहब, सबसे पहले मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस के आगे पेश हो रहा हूं। मुझे वो सख्ती करे, वो रहम दिली करे, वो प्यार करे, वो जो भी करना है वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स है। मैं बगैर रीजन की कोई बात नहीं करता। मैं ये कह रहा हूं सर, आप इल्जाम लगाएंगे और मैं फिर आपके शो पे रिपीट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, बाकी चैनल्स भी कह रहे हैं कि मैं अतर मिर्ज़ा साहब, जज अतर मिर्ज़ा साहब कहें कि फैसल वाडा किसी की प्रॉक्सी है। अब उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कह तो दिया कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ना ऐसा हो रहा है, ना ऐसा होना चाहिए। और क्या उसमें ये आ रहा है कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, आप उसमें अजम्पशन है कि मेरा नाम है, तो मैं समझता हूं उन्होंने जुमला कह दिया आपका, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियां, आदमी है, कोई जज मुझे इल्जाम लगाएगा। आपका जुमला कह दिया ना उन्होंने, आपका जुमला कह दिया, हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, आपका जुमला है। तो आप ये सर, तो फिर आप ये कह रहे हैं आपके मुताबिक, आपकी जहानत के मुताबिक कि अतर मिर्ज़ा साहब ने मुझे प्रॉक्सी कहा है। आप एग्री करते हैं? आप इसको समझ रहे इसी तरह? आपको कहा है और आप ही के बयान पर नोटिस हुआ है जिसके लिए आपको शायद पेश होना पड़ेगा। ठीक है, तो सर मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रॉक्सी को जो एक जज किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, ब्लेटेंटली किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, अतर मिर्ज़ा साहब को आपके मुताबिक अगर मुझे प्रॉक्सी कहा है और मैंने मान लिया आपकी जहानत के ऊपर, तो उनको शवाहिद दे के ये प्रूव करना पड़ेगा। वरना मैं अपनी इंटेग्रिटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इजाजत किसी को नहीं दूंगा, ना पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान के बाहर। जो जिस लेवल तक जाना पड़ेगा मुझे इसकी कानूनी कार्रवाई के अंदर मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया डायरेक्टली, और जब लगाऊंगा तो शवाहिद भी दूंगा।
बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खबरें आ रही हैं कि जैसे कादी फाइसा ने हुकूमत को बता दिया है कि उन्हें अपने ओहदे में तोसी नहीं चाहिए और वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। क्या हो रहा है बात करेंगे, तफसीलात साहब आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। जहां सुप्रीम कोर्ट से आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं तो वहीं खुद चीफ जस्टिस कादी फाइसा के हवाले से भी एक अहम खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस कादी फाइसा रवा साल 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। तो इस हवाले से मुसलसल ये खबरें सामने आ रही थी कि वफाकी हुकूमत चीफ जस्टिस कादी फाइसा को तोसी देने के लिए चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल के लिए फिक्स करने या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से ज़्यादा करने की आईनी तरमीम पर गौर कर रही है और हुकूमती अराकीन भी इसकी तरदीद नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इस मामले को रद्द नहीं किया था, मगर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने अपनी खबर में दावा किया है कि खुद चीफ जस्टिस कादी फाइसा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मूड में नहीं हैं और ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आगाह हैं। और यह भी वाज़ेह रहे कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के फैसले की सुप्रीम कोर्ट से मौतली के बाद हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए फिलहाल 2/3 अक्सरियत भी नहीं है और 3 जून से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करनी है और इसके लिए लार्जर बेंच बनाया जाएगा और इसलिए बेंच की तश्कील भी अहमियत इख्तियार कर गई है। साथ ही आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद। हसनात मलिक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई गई और इसके अलावा अगली समाअत के लिए, क्योंकि आज तो आर्गूमेंट भी नहीं दिए इमरान खान साहब ने, तहरीक इंसाफ कह रही है कि जिसे दिखाया जाए। एक तो अंदर का माहौल क्या था और ये क्या हुआ कि जिस केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जा रही थी, यूट्यूब लाइव हो रहा था, वो आज नहीं हुआ? जी शाहजेब, ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। इसमें कोई शक नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग का आगाज़ मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने किया अपने दौर में और क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन आज जो जिस तरीके से जो है वो बाज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्हीं का फैसला था कि जी लाइव स्ट्रीमिंग ना हो और ये भी इतलात आ रही हैं कि दूसरे जजेस तो वो उनको तो अंदाज़ा ही नहीं था कि लाइव स्ट्रीमिंग है या नहीं। जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो SOPs बनाए गए हैं, SOPs में बड़ा वाज़ेह है कि जी 184(3) की सारी प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट होंगी और आम केसेस जो हैं उनकी रिकॉर्डिंग 4 बजे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपनी ही वेबसाइट अपने SOPs को फॉलो नहीं कर रहा और वो नैरेटिव जो हमारे जो है वो एग्जीक्यूटिव का है कि जी इमरान खान की तस्वीर ना दिखाई जाए, उनकी ऑडियोज़ ना आई जाए बाहर, तो वही अगर सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स कर रही है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सुप्रीम कोर्ट को इन मेरा ख्याल है मामूली मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। जब राइट ऑफ ऑडियंस दे दिया गया है एक आदमी को, अगर आपने अलाउ किया है तो फिर उसके लिए आपने SOPs अपने ही SOPs की वायलेशन क्यों की जा रही है? अगर बेहतर होता बेंच की तरफ से पहले क्लैरिफिकेशन आ जाती कि जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही, उसकी वजह ये है। इसके अलावा भी कई केसेस हैं, सेंसिटिव केसेस में डिस्क्रिशन का इस्तेमाल होता है और अभी जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के हवाले से सो मोटो केस है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो है वो लाइव टेलीकास्ट नहीं प्रोसीडिंग हुई। तो ये क्या वजह है कि SOPs सुप्रीम कोर्ट अपने ही उन पे वायलेशन कर रही है? मेरा ख्याल है कि या तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कोई कन्विक्टेड आदमी है, उसकी जो मामला है वो टेलीकास्ट ना हो लाइव, तो फिर तो ठीक है। तो दूसरा, जहाँ तक आप कह रहे हैं माहौल वैसे शायद बड़ा मैं देख रहा था कि तारीख कैसे कैसे नज़ारे दिखाती है। एक दौर था जब चीफ जस्टिस कादी फाइसा और उनकी अलिया सरीना ईसा यहाँ साहिल खड़े थे साहिल के तौर पे और अपना केस प्लीड कर रहे थे और इमरान खान जो है वज़ीर आज़म थे। आज इमरान खान जो है वो जेल में है, मजबूर थे और उनकी बहनें जो हैं वो सामने बैठी थी। तो ये हमारी तारीख में क्या ऐसा लग रहा है कि जो है वो करैक्टर चेंज होते हैं, कभी एक करैक्टर इधर आ जाता है कभी इधर। तो यही मामला आज मैंने देखा कि जो है वो जस्टिस कादी फाइसा कोर्ट को कंडक्ट कर रहे हैं और वही जब हम देख रहे थे कि बज़ाहिर ऐसा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब फाइल हुआ इमरान खान साहब के दौर में कि जी आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी नहीं हो सका उनके। तो ये एक चीज़ मुझे जो उनकी इमरान खान की अपीयरेंस है वो ही ज़्यादा वही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा उस पर पूरी प्रोसीडिंग में। और इसके अलावा तो जो कार्रवाई थी, जो मखदूम अली खान साहब के आर्गूमेंट थे उससे तो और फिर जजेस के रिस्पांस से तो ये
ये लग रहा है कि जो जजमेंट है वो ओवरटर्न होगा और ये जो अमेंडमेंट है ये जो है वो इनको इंडोर्स किया जाएगा। ये जो जजेस इस वक्त बेंच में हैं, इन्होंने ये इनके अपने जजमेंट हैं कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है और जो है वो इस मामले में नैब का रोल जो है वो उस पर क्वेश्चन रहे हैं इन जजेस की तरफ से। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि नैब का जो पुराना जो जिस तरीके से नैब चलता रहा वो उसको इंडोर्स करें, ये अमेंडमेंट को इंडोर्स करेंगे और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के हवाले से ये जजेस बात करते हैं। बाकी जो खान साहब अगर कोई बात करेंगे तो फिर उनको ये भी बताया जाएगा कि जवेद इकबाल साहब वाला दौर आप क्या उस तरह चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी जिस तरीके से जवेद इकबाल साहब ने लोगों को पाबंद सलासत रखा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब के लिए भी आसान होगा चीज़ें बेंच के सामने कि जी पुराना नैब का, और जिसका वो अभी बज़ाहिर वो खुद भी नैब के केसेस में उनके जो पीटीआई के लोग हैं वो कहते हैं कि विक्टिम हैं, केसेस जेली हैं या जो भी जिस तरीके से पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब किस तरह का मौका रखते हैं। ये बड़ी अहम बात है कि बाकी के इमरान खान साहब क्या किस तरीके से डिफेंड करेंगे अपने दौर में जो कुछ नैब कर रहा था या फिर इस कानून के हवाले से भी। मगर एक और अहम बात हुई और उस पर आज सुमोटो भी हो गया। आज अतर मिल्ला साहब ने कहा फैसल वाडा साहब के हवाले से जो उनका स्टेटमेंट है उनका नाम लिए बगैर कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले दरहकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं। ये बड़ा अहम जुमला है कि क्या आप हमें अपनी प्रॉक्सीज के जरिए धमका रहे थे। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ना तो ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए, बट सुमोटो हो गया। ये क्या माहौल है और किस तरफ जा रही है सूरत हाल? पहली दफ़ा जस्टिस काजी फैसा ऐसा मामला टेकअप कर रहे हैं। हालांकि मेजॉरिटी जुडिशरी में ये बातें हुई कि जो है जो जिस तरह दबाव बढ़ रहा है और इस मामले में हमें कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना चाहिए, लेकिन जस्टिस काजी फैसा उस मामले में बज़ाहिर जो है वो उन जजेस की वो जो उनका मौक़िफ़ था उसको इंडोर्स नहीं कर रहे थे। तो ये मामला जो है ये उसी के साथ मुंसलिक है। कमेटी ने अप्रूव नहीं किया। काजी फैसा साहब एक रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोट लिखा है और उस पर जो है वो कल मामला टेकअप होगा और बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई आर्डर होगा और ये फिर 6 जजेस के जो लेटर है उसके सो मोटो उसके साथ ही अटैच हो जाएगा मामला, क्योंकि वही सो मोटो चल रहा है। 3 रुकनी इस मामले को देखेगा। एक तरफ इतलात हैं कि जी हुकूमत जो है वो चाह रही है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो और जो इस वक्त जजेस इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है और उसका इसमें कोई शक नहीं है कि बिगेस्ट बेनिफिशियरी पीटीआई है और मौजूदा जो एग्जेक्टिव है उसको काफ़ी मसाइल होंगे और इसी वजह से कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डायलॉग हो। लेकिन इन हालात में इंस्टीट्यूशनल डायलॉग मेरा नहीं ख्याल होगा जब इस किस्म की स्टेटमेंट आएंगी और फैसल वाडा साहब और लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इतलात हैं कि जो है वो एक सेक्शन हुकूमत का वो एक्टिव है इस मामले में कि जी जो है वो जजेस और एग्जेक्टिव में जो टेंशन है वो कम हो। और क्योंकि ज़ाहिर बात है हम देखते हैं जिस रिसेंट हिस्ट्री में चाहे इफ्तिखार चौधरी साहब का मामला हो चाहे काजी फैसा साहब का मामला जो है जजेस ने प्रिवेल किया है और एस्टेब्लिशमेंट को उसमें विक्ट्री नहीं हुई। चाहे वो इफ्तिखार चौधरी साहब को निकालने में मुशर्रफ साहब को नहीं वो नाकाम रहे, इस तरह काजी फैसा साहब को नहीं निकाल सके। अब तो मेजॉरिटी अगर आप देखें जुडिशरी वो एक पेज पे है। आप लाहौर हाई कोर्ट के जो है वो उनकी फुल कोर्ट मीटिंग का इजलास हुआ है, पेशावर हाई कोर्ट का है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौक़िफ़ आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी जजेस क्या कह रहे हैं। तो और अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा ख्याल है कि जो पीटीआई के हवाले से जो रिलीफ बनते हैं वो मज़ीद उनमें तेज़ी आएगी और एग्जेक्टिव पे मज़ीद दबाव बढ़ेगा। और आपकी स्टोरी के इंटरेस्टेड नहीं है जैसे काजी फैसा साहब, इसका क्या मतलब हुआ? वैसे इस वक्त 2 अक्सरियत भी नहीं हुकूमत के पास, मगर क्या ये फिर नहीं होना जा रहा है कि आईनी तरमीम हो, जज साहब की मुद्दत जो है चीफ जस्टिस की वो 3 साल हो जाए या फिर रिटायरमेंट एज बढ़ जाए? जी बिल्कुल। इसमें जो मेरी ख़बर तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है और ये हुकूमत को भी कन्वे कर दिया गया है कि वो 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे। चाहे वो 2 साल हुकूमत हर जज का बढ़ा दे, चाहे वो 3 साल के टेनोर कर दे चीफ जस्टिस का, वो किसी मामले में भी अपना टेनोर एक्सटेंड करने के मूड में नहीं है, वो रिटायर होंगे। और ये बात हुकूमत को कन्वे हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी बता दिया गया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब हुकूमत पे है जुडिशल रिफॉर्म की बात हो रही है कि जी जजेस क्योंकि पेंशनरी एक बजट है
है उसको कम करने के लिए सारे जजेस का टेनोर 2-2 साल बढ़ा दिया जाए, वो एक असूली मामला है। या चीफ जस्टिस का टेनोर 3 साल कर दिया जाए, क्योंकि कोई चीफ जस्टिस होते हैं अच्छे चीफ जस्टिस, उनके पास टाइम कम होता है, वो इस तरह की रिफॉर्म नहीं कर सकते। ये वो बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अदलिया के हवाले से कोई भी ऐसा काम करना हो तो पार्लियामेंट सारे जो है वो सारी पार्टीज एक पॉइंट पे हों तो तब बात है। अगर अब पीटीआई इस मामले को अपोज करेगी और अगर उनकी हुकूमत आएगी फिर ये इस किस्म की अमेंडमेंट होगी और चीज़ें फिर रिवर्स होंगी, उसका फ़ायदा नहीं है और अदलिया मजीद कंट्रोवर्शियल होगी। और इस मौजूदा बहुत शुक्रिया साथ में इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 24वें IMF प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात आज भी जारी रहे और ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक़ैन के दरमियान पॉलिसी डायलॉग हतमी मरहले में दाखिल हो गए हैं, जबकि अगले हफ्ते से IMF के साथ स्टाफ लेवल मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम के मुताबिक IMF के आज वजारत तिजारत, वजारत ख़जाना, FBR और नेशनल टैरिफ कमीशन से मुज़ाकरात हुए। ज़राए के मुताबिक वजारत तिजारत और IMF के दरमियान टैक्स इस्तिस्ना पर बातचीत हुई, जबकि IMF के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के शेड्यूल में दरामद पर पाबंदियाँ हटाने का मामला भी था। वजारत तिजारत के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा है, जबकि IMF और FBR के दरमियान मुज़ाकरात आज भी जारी रहे और टैक्स नेट को वसी करने और अगले फाइनेंस बिल के हवाले से बातचीत हुई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में FBR की कारकर्दगी, टैक्स हदफ और टैक्स नेट दोनों को बढ़ाना एक अहम मौजू है। टैक्स ना देने वाले सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने के अलावा IMF हुकूमत से टैक्स वसूली के सिस्टम में रिफॉर्म्स का मुतालबा कर रहा है। जनरल सेल्स टैक्स को ख़त्म करने और इसकी जगह भारत या ऑस्ट्रेलिया के तर्ज का टैक्स निज़ाम लाने पर जोर दे रहा है। नुमाइंदा जंग और द न्यूज़ मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक अगले माली साल के बजट में टैक्स वसूली का हदफ 11,200 अरब से 11,500 अरब रुपए मुकर्रर करने के अलावा IMF ने हुकूमत को अपना टैक्स का निज़ाम बेहतर करने के लिए इसे भारत या ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर करने का ऑप्शन दिया है, जिसमें टैक्स निज़ाम को या तो मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत या से मरकजी और सूबाई हुकूमत के मुश्तरका निज़ाम के अंदर लाने के ऑप्शन शामिल है। IMF का मानना है कि अगर जनरल सेल्स टैक्स के हवाले से तमाम सिफारिशात पर अमल कर लिया जाए तो इससे 1300 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा, जो कि GDP का 1.3% बनता है। जबकि IMF ने बरामदात के अलावा सारी जीरो रेटिंग को ख़त्म करने और बाकी तमाम चीज़ों पर 18% GST लगाने का मुतालबा किया है, जिसमें पेट्रोल और डीजल भी शामिल है। मार्च 2022 से पेट्रोल पर GST ख़त्म कर दिया गया था। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कार्बन लेवी लगाने का सोच रही है ताकि इससे हासिल की गई रकम NFC अवार्ड का हिस्सा ना बने और हुकूमत इस लेवी से हासिल की गई रकम को नॉन टैक्स रेवेन्यू के तौर पर इस्तेमाल करे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।